बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 का हमने आज आगाज़ करना है और जहाँ से हमने डिस्कनेक्ट किया था इस सिलसिले को वहीं से हम शुरुआत करेंगे और आगे चल के मज़ीद मालूमात लेते हैं कि हमें क्या-क्या अच्छी-अच्छी मालूमात मिलती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। आप देखते रहिएगा वीडियोज़ और इसको आप जो भी कन्फ्यूज़न हो आप इस पे डिस्कस भी कर सकते हो। आप फ्री हैंड आपको मैंने दिया है कि आप बिल्कुल फ्रैंकली आप जो भी आपको कन्फ्यूजन आती है, कोई डिफ़िकल्टी आप फ़ील करते हो यार ये एक्सप्लेनेशन इसकी मज़ीद होनी चाहिए थी, वो मैं इस पे डिस्कस कर सकता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, उसके अगले जो सेंटेंसेस थे उसी कहानी के, उसी टॉपिक के, बटन के। हमने देखा कि अ क्यूब शेप्ड कार्टन था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये कार्टन जो था वो सील्ड था, सील्ड विद टेप, सील्ड विद टेप। अब सील्ड यहां पर ये सील्ड को डिस्कस करते हैं। सील्ड जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द सील है और थर्ड फॉर्म ऑफ द सील, यू नो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स, अपना सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। सील बंद करना, बंद कर देना। अब यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो लिखा हुआ नहीं है, तो अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है कि ये जो क्यूब शेप्ड कार्टन था वॉज सील्ड, इसको सील किया गया, बंद किया गया था। यानी कि इसको हम पैसिव की कैटेगरी में रखते हैं, पैसिव जुमला है ये। लेकिन पैसिव के लिए तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यहां तो नहीं लिखा हुआ। तो याद रखिए कि ये पार्टिसिपल फॉर्म है, ये पास्ट की, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। और इंग्लिश में यही खूबसूरती है, इंग्लिश की इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम हेल्पिंग वर्ब्स के बाद बगैर भी हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि वॉज सील्ड लिख दे तब भी ठीक है, या सील्ड तब भी ठीक है। तो विद इज एब्सेंट, यानी हेल्पिंग वर्ब इसका एब्सेंट है और लेकिन काम वही कर रहा है कि जैसे इसको पैसिव जुमले में हम यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूजन शायद दूर हो गई होगी कि वॉज सील्ड एक्सेल में होना चाहिए था, लेकिन हम कुछ यानी इसमें गुंजाइश रखी हुई है कि हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बगैर हेल्पिंग वर्ब के भी यूज कर सकते हैं, ये क्लैरिटी इसकी है। नेक्स्ट इज विथ टेप। अब ये विथ जो है, विथ जो है ये शो करता है, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन आया, टेप इज अ नाउन, विथ इज अ प्रीपोजिशन और नाउन इज टेप। फिर कॉमा है, कॉमा का मतलब है कि ये अभी बात जारी है, इसको अभी खत्म नहीं हुआ। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड। अब यहां भी देखिएगा, देयर नेम एंड एड्रेस यहां होना चाहिए था वॉज प्रिंटेड बाय हैंड, यानी यहां भी आपका हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है और मतलब वही है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ हम हेल्पिंग वर्ब न लिखें तब भी काम वही है। तो यहां पर आ जाइए, अब ये बाय लिखा हुआ है, बाय का मतलब प्रीपोजिशन, चूंकि इसके बाद आपका नाउन आ गया है हैंड, बाय हैंड। नेक्स्ट इज, आप देख रहे हैं दो डॉट्स हैं जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये कॉलन कहते हैं, इसको ग्रामर में कॉलन कहते हैं। और एक ये कॉलन है, कॉलन, और एक यूं हो लिखा होता है कॉमा के साथ, डॉट के साथ कॉमा लिखा होता है नीचे, ऊपर नीचे, इसे कहते हैं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। अब कॉलन का मतलब ये है कि हम इसके आगे जो लिखेंगे वो पहले हिस्से की वजाहत है, इसकी डिटेल है, और वो डिटेल, इसका मतलब यह है कि हम आगे जो पढ़ेंगे वो पिछले वाले की डिटेल पढ़ेंगे। और ये सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि ये वहां यूज करते हैं जहां पर आपने एक इंडिपेंडेंट क्लास को दूसरे के साथ जोड़ना होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन को यूज करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि मिस्टर एंड मिसेस, अब दो वर्ड हमने सीखने हैं, मिस्टर एंड मिसेस। देखिएगा, मिस्टर को हम आमतौर पर मैरिड मैन के लिए यूज करते हैं, यानी कि
मेल के लिए, और मिसेस को हम यूज करते हैं, मिसेस का जो वर्ड यूज करते हैं वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं एनी, और ये दोनों को हम मैरिड की कैटेगरी, मैरिड की कैटेगरी में, हम शादीशुदा की कैटेगरी में रखते हैं आमतौर पर, जो उसका कॉन्सेप्ट है। एक और भी इसके साथ हम ले लेते हैं वर्ड, वो होता है मिस। एक एमएस को मिस कहते हैं। ये जो मिस है ये शो करता है कि अनमैरिड लड़की है, इसको हम मिस कह देते हैं। ये जो एमएस है ये भी आमतौर पर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, यानी मैरिड भी और अनमैरिड दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। कॉमनली हम एमएस यूज करते हैं। एक होता है एमएक्स, तो ये सबके लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबके लिए हम कॉमनली यूज करते हैं एमएक्स। तो ये कुछ एब्रिविएशंस थी, मिस्टर एंड मिसेस। तो इसके साथ हमने मिस को भी और एमएस को भी और एमएक्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज आर्थर लुइस। अब ये जो एड्रेस था उनका, ये नाम लिखा हुआ और साथ उसके एड्रेस लिखा हुआ है 37th स्ट्रीट। 37 यानी गिनती में आ गया ये नाम, नंबर। अच्छा, नंबर के लिए हम जो ये एडजेक्टिव है, चूंकि स्ट्रीट कौन सी है, वो 37th स्ट्रीट है, और ये आपको पता है कि ये साथ हाइफन लिखा हुआ है। इसको डिस्कस तो पहले कर चुके हैं हम, 37th स्ट्रीट। अच्छा, 37 जो नंबर हम शो करते हैं एडजेक्टिव के लिए, उसमें हम दो तरह से इसको डील करते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल। अब कार्डिनल क्या है, जिसमें हम पढ़ते हैं 1 2 3 वगैरह वगैरह, ये है कार्डिनल। और ऑर्डिनल में हम क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वगैरह, ये हम पढ़ते हैं। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, और ये कार्डिनल का मतलब है 1 2 3 4 5 6, और ये जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। तो ये फिर क्या हुआ, ऑर्डिनल नंबर हुआ। अब ये न्यूयॉर्क है और ये सारा एड्रेस लिखा हुआ फुल स्टॉप के साथ, इनवर्ट कॉमास क्लोज्ड हो गए, कॉमास क्लोज्ड हो गए, इट मींस कि आपका जो सेंटेंस था वो कंप्लीट है फुल स्टॉप के साथ। नॉर्मा पिक्ड इट अप। नेक्स्ट इज क्या है जी, नॉर्मा पिक्ड इट अप। नॉर्मा ने इसको उठाया। अगर मैं इसको यूं लिख देता, पिक्ड अप इट, तो फिर क्या मजाइका था, क्या वजह थी कि हमने इसको इट को पहले लिख दिया और प्रीपोजिशन को बाद में लिख दिया। ये असल में ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तो जब इनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो इसका लॉजिक ये है कि अगर जिसके साथ आप लिख रहे हो आने वाला आपका प्रोनाउन हो, यानी प्रोनाउन होगा, उनमें से कोई भी प्रोनाउन में से कोई भी आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आप ये जो अप है इसको आप ले जाते हैं एंड पर। पिक्ड प्रोनाउन उसके बाद अप लिखेंगे, इसका लॉजिक है। मतलब ये है कि अगर आप प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी जो प्रीपोजिशन है वो आपकी बाद में आनी चाहिए और प्रोनाउन पहले आना चाहिए। अगर यूं होता दे पिक्ड अप द स्टिक्स, तो फिर ये आप स्टिक्स को आप इनके सेंटर में नहीं लिख सकते थे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता। दे पिक्ड अप द स्टिक्स, ये अब ये ठीक हो गया क्योंकि ये आपका नाउन आ गया। प्रोनाउन अगर फिर हम आपको बाद में लिखकर प्रोनाउन को सेंटर में लिख देते हैं, ये इसका लॉजिक था। इसीलिए उन्होंने